चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार सरकार ने एक बहुत ही बड़ी और राहत भरी घोषणा की है हमारे अपने बिहार के लड़कों लड़कियों के लिए। अब अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं यानी यहीं के रहने वाले हैं तो आने वाली TRI 4 की परीक्षा से आपको डोमिसाइल यानी कि स्थानीय निवासी होने का सीधा फायदा मिलेगा। इसका मतलब ये कि शिक्षक बनने का सपना देखने वाले बिहारी उम्मीदवारों के लिए अब रास्ता और आसान हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अब सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए साफ कह दिया है कि बिहार के लोकल लोगों को बहाली में प्राथमिकता दी जाएगी। इस फैसले से जुड़ी जानकारी डॉ. एस. सिद्धार्थ जो कि कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। आपको बता दें कि अब इस नई नीति से बिहार के लोकल उम्मीदवारों को कुल 85% तक का फायदा मिलेगा। यानी अब बहाली में बाहरी लोगों की तुलना में बिहारियों को बड़ा मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस साल TRI 4 की परीक्षा होगी और TRI 5 अगले साल 2026 में कराई जाएगी। इसके बीच में STT परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। वही मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बिहार के जिलों में कहीं भारी तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी है। अब इसी बीच मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि अगले 7 दिनों तक बारिश का दौर राज्य में जारी रहेगा। खासकर उत्तर बिहार के जिलों में भारी बारिश की संभावना जारी की गई और इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में जबरदस्त वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। साथ ही मौसम के बिगड़ने की वजह बताई गई है कि राज्य के छपरा और वाल्मीकिनगर से मानसून ट्रफ और एक अन्य ट्रफ उत्तर पूर्व बिहार से गुजर रही है, जिसके कारण 7 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वही बारिश के कारण गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना है। पटना के शिक्षक और समाज सेवी खान सर ने बिहार के हर जिले में डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने और आम लोगों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से की गई है। खान सर के अनुसार बिहार में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, जिससे गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों, विशेष रूप से किडनी मरीजों को समय पर डायलिसिस की सुविधा नहीं मिल पाती। इसके अलावा गाँवों और छोटे शहरों में ब्लड बैंक की अनुपलब्धता के कारण कई बार आपात स्थिति में रक्त उपलब्ध कराना भी बड़ी चुनौती रहती है। अब इस स्थिति में उनकी यह पहल प्रदेश के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। खान सर ने बताया कि इन केंद्रों की स्थापना के लिए एक विशेष ट्रस्ट बनाया जाए, जिसका पूरा संचालन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक उपकरणों से लैस डायलिसिस यूनिट और ब्लड बैंक खोलने की योजना है, जिसमें गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त या अत्यंत रियायती दरों पर इलाज उपलब्ध कराया जाए। साथ ही इन केंद्रों पर प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। बिहार के राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन सितंबर 2025 में होने वाला है। आपको बता दें कि यह स्टेडियम बिहार के नालंदा जिले के ऐतिहासिक शहर राजगीर में लगभग 633 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। स्टेडियम की दर्शक क्षमता लगभग 40,000 से 45,000 होगी, जिससे यह गुजरात के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान बन जाएगा। वही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अत्याधुनिक स्टेडियम में ICC के मानकों के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ VIP गैलरी, आधुनिक फिटनेस सेंटर, हाईटेक ड्रेसिंग रूम, मीडिया सेंटर, प्रेस बॉक्स, डिजिटल स्कोरबोर्ड, पावरफुल फ्लडलाइट्स, खिलाड़ियों के लिए आधुनिक हॉस्टल, इंडोर स्पोर्ट्स हॉल और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। बिहार के कई जिलों में नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ नियंत्रण एवं बचाव कार्य जोरों पर है। गंगा, कोसी और महानंदा नदियों का जलस्तर हाल ही में खतरे के निशान से ऊपर जाकर बाढ़ की संभावना बढ़ा दी है। आपको बता दें कि गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट और दीघा घाट पर खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा है। पटना के कई हिस्सों में पानी भरने लगा है, जिससे प्रशासन सतर्क है और तटबंधों की निगरानी के लिए 600 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसी तरह कोसी नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ चल रहा है और सुपौल में कोसी बराज के 18 फाटक खोले गए हैं, जिससे भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा बक्सर, भागलपुर, पटना और अन्य प्रभावित जिलों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे वहां के लोगों में चिंता है। इस स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार और संबंधित विभाग अलर्ट पर हैं और आम जनता को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगले कुछ दिनों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे बाढ़ की स्थिति गंभीर हो सकती है।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 36 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें रसोइयों, नाइट गार्ड और पीटी टीचरों के मानदेय को डबल करने पर मुहर लगाई गई। जिसके बाद अब स्कूल के रसोइयों को 1650 रुपए के बदले 3300 रुपए और पीटी टीचरों को 8000 के बदले 16000 रुपए मानदेय दिए जाएंगे। पीटी टीचरों के मानदेय में हर साल 200 रुपए की बढ़ोतरी की जगह 400 रुपए बढ़ेंगे। इसके अलावा नाइट गार्ड का भी मानदेय बढ़ गया है, अब उन्हें 5000 की जगह 10,000 मिलेंगे। 1 अगस्त से ही इसका लाभ दिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी कर दी है। मैट्रिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थी अब 5 से 19 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले विद्यालय को 16 अगस्त तक निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। जिन विद्यार्थियों का शुल्क जमा हो जाएगा, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19 अगस्त तक भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने वाले विद्यार्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु वाले विद्यार्थी का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 मार्च 2013 के बाद जन्म तिथि वाले परीक्षार्थियों का वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए पंजीकरण नहीं होगा। इसके अलावा नियमित श्रेणी के छात्रों के लिए पंजीकरण शुल्क 350 रुपए और स्वतंत्र श्रेणी के लिए 480 रुपए जमा करने होंगे। वही शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन डाटा एंट्री शुल्क 50 रुपए से 30 रुपए तक रखा जाएगा, जिसका उपयोग शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र का ऑनलाइन आवेदन भरने और उन्हें डमी पंजीकरण कार्ड डाउनलोड करके उपलब्ध कराने में किया जाएगा। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने वीवीआईपी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। बता दें कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर बाबा के साथ मिलकर प्रत्याशी उतारेंगे। तेज प्रताप यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी सूचना दी है। मंगलवार के मौर्य होटल में दोनों पार्टी का गठबंधन हुआ है। तेज प्रताप की खबर जैसे ही पटना के राजनीतिक गलियों में आया, सभी और एक ही चर्चा होने लगी। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने सभी विधानसभा सीटों पर अपने गठबंधन के साथ मैदान में अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। साथ ही आपको बता दें कि वीवीआईपी पार्टी प्रदीप निषाद की है, जो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से अलग होकर बनाई गई है। बिहार सरकार अब बच्चों को डिजिटल तरीके से पढ़ाई कराने पर खास ध्यान दे रही है। इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी। कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और इसके लिए 94,50,47,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हर लाइब्रेरी सेंटर में एक सुपरवाइजर और एक तकनीकी इंचार्ज तैनात किया जाएगा। इसके अलावा हर डिजिटल लाइब्रेरी में 10 कंप्यूटर लगाए जाएंगे और साथ ही बिजली और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी। अगर आपके 2 पहिया या 4 पहिया वाहन की आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो आपका चालान कट सकता है। बिहार परिवहन विभाग ने आरसी और डीएल में मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी कर दिया है, ताकि चालान और दूसरी जानकारी आसानी से वाहन मालिक तक पहुंच सके। पटना डीटीओ के अनुसार जिले में 6 लाख से ज्यादा वाहनों की आरसी में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है। इसी वजह से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जो ई चालान भेजा जाता है, वह लोगों तक नहीं पहुँच पाता। इससे जुर्माना समय पर नहीं भर पाते और रकम बढ़ती जाती है। अब मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। आप परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर या नजदीकी डीटीओ ऑफिस में जाकर यह काम फ्री में कर सकते हैं। बिहार में मां जानकी की नगरी सीतामढ़ी अब विकास की नई राह पर बढ़ रही है। धार्मिक महत्व वाले पुनौरा धाम में माता जानकी का एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इससे जिले में आस्था के साथ साथ आर्थिक और भौगोलिक बदलाव भी होंगे। यहाँ एक नया शहर बसाने की योजना है, जिसे सीतापुरम कहा जाएगा। यह जगह देसी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगी और पूरे मिथिलांचल में पर्यटन को बढ़ावा देगी। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और यह स्थान श्रद्धा का बड़ा केंद्र बन जाएगा। सीतापुरम को सड़क और रेल से जोड़ने की तैयारी तेजी से चल रही है। साथ ही पुनौरा धाम का क्षेत्रफल भी बढ़ाया जा रहा है, जो अब 67 एकड़ से और बड़ा किया जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य के 11 जिलों में नए औद्योगिक जोन बनाने की योजना शुरू की है। इसके तहत लगभग 24,675 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाए जाएंगे। इस योजना से बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और करीब 3 लाख लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। जानकारी के लिए बता दें कि सीतामढ़ी, मुंगेर, गया, मधुबनी, वैशाली, सारण, जमुई, शिवहर, अरवल, शेखपुरा और बांका को मिलाकर कुल 11 जिलों में काम शुरू किया गया है। इनमें से सीतामढ़ी, मुंगेर, गया, मधुबनी और वैशाली में करीब 3,402 एकड़ जमीन पर निर्माण शुरू हो चुका है। बाकी जिलों में 21,273 एकड़ जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही है। इन औद्योगिक जोन में कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, फूड प्रोसेसिंग, बैग, जूते, चप्पल और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रियां लगेंगी। साथ ही आपको बता दें कि गया जिले में 1670 एकड़ में सबसे बड़ा औद्योगिक हब बन रहा है, जिस पर लगभग 1339 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह हब साल 2027 तक पूरा हो जाएगा।
गया में 6 से 21 सितंबर 2025 तक होने वाले पितृपक्ष मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जहां देश विदेश से करीब 10 से 15 लाख श्रद्धालु अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान करने आते हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी घाट, सूर्य कुंड, अक्षयवट सहित 54 वेदी स्थलों पर सफाई, बिजली, पानी, शौचालय, सड़क मरम्मत और रोशनी की व्यवस्था की है। सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की जा रही है ताकि भीड़ में किसी तरह की चोरी या परेशानी न हो। साथ ही श्रद्धालुओं के ठहरने, पार्किंग, इलाज और यातायात की भी बेहतर व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मेला पूरी तरह सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त सितंबर 2025 में बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस दौरे में वे मोतिहारी के गांधी मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और बिहार को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे, जिससे राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग का संदेश जाएगा। जनसभा की तैयारियों में स्थानीय प्रशासन, विधायक और भाजपा कार्यकर्ता जुटे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी तैयारियों का निरीक्षण किया है। सुरक्षा, पानी, बिजली, मेडिकल और ट्रैफिक व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। यह दौरा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक और विकास दोनों नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। बिहार सरकार और चुनाव आयोग प्रवासी बिहारियों को वोटिंग की सुविधा देने के लिए खास योजना बना रहे हैं, ताकि वे घर से दूर रहकर भी चुनाव में भाग ले सकें। बिहार के करीब 37% मतदाता दूसरे राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में रहते हैं और इनमें से अधिकतर का झुकाव एनडीए की ओर माना जाता है। इसलिए उनका वोट राजनीतिक रूप से बहुत अहम है। हालांकि वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नए दस्तावेज और पंजीकरण की प्रक्रिया में कई प्रवासी मतदाताओं को दिक्कतें आ रही हैं। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक अब एक व्यक्ति सिर्फ एक ही जगह वोटर आईडी रख सकता है, जिससे कई प्रवासी बिहारियों के नाम कटने की आशंका है। इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने ई वोटिंग की सुविधा की शुरुआत की है, जिससे बुजुर्ग, बीमार और प्रवासी लोग मोबाइल से घर बैठे वोट डाल सकें। यह भारत की पहली ऐसी पहल है जो बिहार को ई वोटिंग में अग्रणी बना सकती है। सरकार और राजनीतिक दल भी सूचना अभियान चला रहे हैं ताकि प्रवासी वोटर अपना आईडी अपडेट कर सकें और लोकतंत्र को मजबूत बना सकें। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षाओं की संभावित तारीखों की घोषणा कर दी है, जिससे लाखों उम्मीदवारों में उत्साह देखा जा रहा है। आरआरबी के अनुसार एनटीपीसी की परीक्षा नवंबर 2025 और ग्रुप डी की परीक्षा दिसंबर 2025 में आयोजित की जा सकती है। हालांकि अभी अंतिम डेट शीघ्र जारी की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट के रूप में होगी और इसमें प्रश्न सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर्स से संबंधित होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें। रेलवे की ये भर्तियां बड़ी संख्या में खाली पदों को भरने के लिए की जा रही हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। छात्र अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं और कोचिंग संस्थानों में भी भीड़ बढ़ गई है।